हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 4 के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको आज पूरी तरह कंप्लीट कराने वाले हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम वीडियो के अंत में इस चैप्टर के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, 3 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को भी सॉल्व कराएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए बिना देर के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 4 है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, और जो इसके ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान जो आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन दे रखा है, केवल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर चौथा ऑप्शन दे रखा है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो जो गतिमान आवेश उत्पन्न करता है या फिर धारावाही चालक के चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होता है वो होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार जो पहला ऑप्शन था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसका ऑप्शन पहला है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है वेबर, तीसरा ऑप्शन वेबर, और चौथा वेबर प्रति मीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तीसरा है 1 अंडर रूट म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2015, 16, 18, 19, 20, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2, मीटर प्रति सेकेंड। चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की घात -1/2 का मान है। तो म्यू नोट और इंटू एप्सिलॉन नोट की जो घात -1/2 है, इसका मान होता है, ये होता है 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चलिए हमने 4 विकल्पीय जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा जो 5वां विकल्प यह है वो है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, ऑप्शन दे रखा है परवलयाकार, दूसरा है दीर्घवृत्ताकार, तीसरा है वृत्ताकार, चौथा है सरल रेखिक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, वृत्ताकार। नेक्स्ट विकल्प है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग बी वेक्टर से गतिमान आवेश क्यू के एक कण पर लगने वाला बल F है। ये क्या होता है, तो F बराबर क्या होता है, QBV, यानी F बराबर QBV। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, Q × B × V। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। इसके लिए ऑप्शन दे रखा है, पहला म्यू नोट पाई × I/L, सेकेंड है 2 म्यू नोट पाई I/L, तीसरा है म्यू नोट I/2L, चौथा है म्यू नोट पाई I/2L। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1, म्यू नोट पाई I/L। तो 7वां विकल्प भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं 8वें विकल्प को। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला कण के आवेश के, सेकंड कण के संवेग के, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, चौथा है कण की ऊर्जा के। तो
क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, इसका होगा कण के संवेग के। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। अब 9 जो नमा क्वेश्चन है, हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनका अंतिम क्वेश्चन है। चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, दूसरा है कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, तीसरा है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, चौथा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर जो चल कुंडली धारामापी होती है उसकी सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। तो चलिए, ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, चल कुंडली यानी जो कुंडली का क्षेत्रफल है, अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो चल कुंडली की जो धारामापी की सुग्राहिता है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए, हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है? गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की परिभाषा तथा सूत्र लिखो। और ये जो क्वेश्चन है ये 2015, 18, 20, 24 ये लगातार पूछा जा रहा है। तो ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लें। लॉरेंज बल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश और B वेग से गति चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्यरत लॉरेंज बल F बराबर QBB साइन थीटा होता है। और जो इस चुंबकीय बल की दिशा होगी, इसकी दिशा B वेक्टर तथा B वेक्टर यानी जो गति की दिशा है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों के लंबवत होती है। तो इस प्रकार जो हमारा पहला क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। और ये जो क्वेश्चन है ये 2014, 15, 17, 18 और 24 ये लगातार पूछा जा रहा है। तो हमें एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखना है। चलिए, हम इसके नियम को लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नोट गुना होता है। इसे ही हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। यानी यहाँ पर ये रेखीय समाकलन है और ये बंद पथ है, सी की सीमा है, ये बंद पथ की सीमा है सी, और इसका रेखीय समाकलन कर दिया हमने बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर जो म्यू नोट और इंटू आई, यानी म्यू नोट गुना होता है किसका? धारा का। इसी को हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। तो इस प्रकार जहाँ म्यू नोट क्या है? म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता है और सी बंद पथ की सीमा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। और ये क्वेश्चन 2020 और 24 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको भी अच्छी तरह तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। किसी चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता उस परिपथ के धारा परिवर्तन गुणांक, जो उस परिपथ का धारा परिवर्तन गुणांक होगा उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात अगर हम बात करें तो हम धारा सुग्राहिता को प्रदर्शित करते हैं किससे? डी थीटा अपॉन डी आई से, यानी डी थीटा अपॉन डी आई। यहाँ पर ये क्या है? धारा सुग्राहिता है, बराबर होगी ये किसके? 1 अपॉन के के। और जहाँ पर के क्या है? के है धारा परिवर्तन गुणांक। इसके व्युत्क्रम को ही हम कहते हैं चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता। और यहाँ पर हम और इसको आगे भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि भाई जो 1 अपॉन के होता है ये बराबर होता है 1 अपॉन के बराबर,
यहाँ से हम डी थीटा अपॉन डी आई का मान रख देंगे। ये क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एन वी ए अपॉन सी के, एन बी ए अपॉन सी। और हम लिख देंगे जहाँ डी थीटा अपॉन डी आई बराबर हमने क्या रखा है, ये रख दिया है हमने एन बी ए अपॉन सी होता है। तो यानी डी थीटा अपॉन डी आई की जगह हमने क्या रख दिया, एन बी ए अपॉन सी रख दिया। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए अपॉन सी। और इसी को हम बोलते हैं धारा सुग्राहिता, डी थीटा अपॉन डी आई। तो जो तीसरा क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर, तो दो सीधे समांतर और अनंत लंबाई के धारावाही चालक हैं, उनके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो हमें केवल व्यंजक लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसके व्यंजक को। तो दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, ये है एफ अपॉन एल बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1 इंटू I2 अपॉन में आर, जहाँ आर क्या है, दोनों जो अनंत लंबाई के धारावाही चालक हैं उनके बीच की दूरी है। और यहाँ पर ये कांस्टेंट है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर एफ जो है उन पर लगने वाला बल है। और जहाँ पर I1 जो है पहले चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है और I2 दूसरे चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शंट से क्या अभिप्राय है। तो शंट से क्या अभिप्राय है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये 100% आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला है। तो चलिए लिखते हैं हम इसकी परिभाषा को। तो मैं इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ ताकि जो आपका समय है वो भी ज़्यादा नष्ट ना हो और आपको क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए जो आंसर है हमने लिख लिया है, देखते हैं शंट से क्या अभिप्राय है इस क्वेश्चन के आंसर को। यानी शंट विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग से भेजना तथा परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना होता है। शंट का उपयोग विद्युत परिपथ को अधिक वोल्टेज से होने वाले शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा शंट था उसका क्या क्या उपयोग है और ये क्या होता है इसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा इसका SI मात्रक लिखिए। और ये जो क्वेश्चन है ये 2017, 18, 14, 23 और 24 ये वर्ष 2017 से लगातार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जा रहा है। तो ये वर्ष 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। तो चलिए मैं इसकी जो भाषा है उसको मैं लिख देता हूँ और तब आपको समझाता हूँ ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो और वीडियो भी जो है ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए जो इसकी भाषा थी हमने लिख ली है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा SI मात्रक। तो क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, माना चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, टो बराबर MB साइन थीटा। यानी टो, जहाँ पर टो क्या है जो बल आघूर्ण है और M क्या है, यहाँ पर M क्या है, M द्विध्रुव आघूर्ण है और V चुंबकीय क्षेत्र और ये साइन थीटा जो बनने वाला कोण है उसकी जिया है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1। अगर हम थीटा का मान यहाँ पर 90 रख देंगे तो साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 1। तब हम चुंबकीय द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी जब हम थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे तो जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, वो अधिक होगा यानी अधिकतम होगा। तो इसको हम लिख लेंगे टो मैक्सिमम बराबर MB। यहाँ से ये 1 बन गया तो ये बचेगा MB।
और m बराबर यहाँ से m यहीं रहने देंगे, तो ये b जाएगा टोमैक्स के डिवाइड में। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी जो इसकी जो भाषा है, मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर, अतः किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, किसी, इसको हम रेड पेन से लिख लेते हैं, अतः किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो उस द्विध्रुव के एक समान, जो उस द्विध्रुव के एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। तो अर्थात जो चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, अतः किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो उस द्विध्रुव के एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। तो इस प्रकार जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को हमें लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2000 यानी सन 2022 और 23 में लगातार जो है पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस नियम को। तो चलिए, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था ये हमने लिख लिया है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब हम हमारे बाएं हाथ की 2 अंगुलियों तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, माध्यमा धारा I की दिशा तथा जो अंगूठा होता है वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। इसे ही हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उसका पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन करो। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। ये रेगुलर पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये वर्ष 2014, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 इनमें जो है लगातार जो है पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार करें। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए, जो ये एक धारावाही कुंडली है, हमने एक धारावाही कुंडली ले ली है और इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है, ये धारा I प्रवाहित हो रही है इसमें इस डायरेक्शन में। ये धारा के बहने की दिशा है, धारा I इसमें प्रवाहित हो रही है और ये इसका केंद्र है O। और यहाँ पर जो ये हम एक अल्पांश ले लेते हैं इसमें,
इस कुंडली का जो है हमने एक खंड ले लिया, यानी एक अल्पांश ले लेते हैं। यहाँ पर ये अल्पांश हमने ले लिया है इसका। इस अल्पांश की जो लंबाई है इसको हम मान लेते हैं डेल्टा एल। जो ये अल्पांश है इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल लंबाई है। और ये इसका बिंदु P है अल्पांश का, और ये मान लेते हैं हम इसका बिंदु Q है। और ये अल्पांश की लंबाई हमने क्या मानी, डेल्टा एल। अब इससे जो r मीटर की दूरी पर ये केंद्र है, इस अल्पांश से जो r मीटर की दूरी पर एक केंद्र है, यहाँ से ये जो केंद्र है, ये दूरी है हमारी कितनी, r मीटर। ये r मीटर की दूरी है। इस पर जो केंद्र है इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये कुंडली जो ऊपर की ओर सीधी लंबवत होगी, यानी ये B होगा और ऊपर की ओर होगी लंबवत। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी जो भाषा है, जो ये डायग्राम हमने बनाया है, इसके डायग्राम की जो भाषा है आप स्वयं लिख लेंगे कि माना एक धारावाहिक कुंडली ली जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, उसका एक अल्पांश हमने लिया, PQ अल्पांश लिया, जिसकी लंबाई क्या है, L है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है, या कुंडली का केंद्र O है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये कुंडली के केंद्र से ऊपर की ओर सीधा लंबवत होती है। तो चलिए अब यहाँ से लिखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या क्या है भाई, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार अल्पांश जो हमारे पास DL है, सॉरी डेल्टा L है, अल्पांश डेल्टा L के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये होगा B बराबर, यानी डेल्टा B बराबर म्यू नॉट या म्यू 0 अपॉन 4 पाई और I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में R²। यही हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे आगे। तो चलिए, जहाँ ये थीटा जो है अल्पांश DL तथा इस अल्पांश को केंद्र O से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है, यानी जो थीटा कोण है हमारा यहाँ पर थीटा है, ये क्या है, अल्पांश डेल्टा L तथा इस अल्पांश को केंद्र O से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है। यहाँ पर ये कोण जो बना हुआ है ये कोण है, और ये जो कोण है इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि जब केंद्र पर या त्रिज्या द्वारा जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी क्योंकि त्रिज्या एवं परिधि के प्रत्येक बिंदु के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम रखेंगे 90 डिग्री। तो चलिए इस सूत्र में हम थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ से I डेल L ऐसी, और साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90, साइन 90 अपॉन में R²। अब यहाँ से साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान यहाँ पे हम रख देंगे 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सूत्र आएगा डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I इंटू डेल्टा L अपॉन में R²। तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हुआ। अब जो केंद्र O पर एक अल्पांश के कारण, ये PQ अल्पांश के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी, ये क्या आई,
डेल्टा बी बराबर है म्यू नॉट 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी कुंडली है, ये जो कुंडली है इसमें जो धारा बह रही है ये वामावर्त दिशा में बह रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। जो घड़ी की उल्टी दिशा है, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में बह रही है। तो जब धारा उल्टी दिशा में बहेगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सीधी ऊपर की ओर लंबवत होगी। लेकिन जब ये धारा, अगर मान लीजिए ये धारा इधर से इधर को बहती, इस डायरेक्शन में बहती, यानी घड़ी की दिशा में बहती, या फिर बोल सकते हैं दक्षिणावर्त बहती, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती वो सीधी नीचे की ओर होती, लंबवत होती। तो इस कारण जो सभी अल्पांश होंगे उनके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी केंद्र O पर, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः यहाँ पर जो है कई अल्पांश होंगे क्योंकि इस कुंडली में इस प्रकार के, तो अतः समस्त अल्पांशों के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अगर हम एक का यानी इस अल्पांश का योग कर दें इसमें, क्योंकि जितने भी अल्पांश होंगे उन सब का योग मतलब समेशन या सिग्मा बोल सकते हैं हम इसको। तो यानी ये कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी बराबर होगा सिग्मा डेल्टा बी के। ये जो हमने निकाला चुंबकीय क्षेत्र, इसका डेल्टा बी का अगर हम योग कर दें, जो जितना भी ये आया इनके सबका योग कर देंगे तो वो कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार अब हम यहाँ पर इसमें मान रखेंगे। तो चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण एक का मान भी यहाँ से रख देंगे हम। तो समीकरण एक का मान रखने पर, समीकरण एक का मान रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा बी बराबर डेल्टा बी का मान रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने मान रख दिया है इसका डेल्टा बी का। और ये कहाँ क्या आएगा, यहाँ पर सिग्मा आएगा, क्योंकि सिग्मा मतलब योग है ये इनका सबका। तो यहाँ पर हम सिग्मा जो है लगा देते हैं, सिग्मा इन सबका योग, और हमने इस डेल्टा बी का मान रखा है। अब यहाँ से जो ये म्यू नॉट और 4 पाई है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन आ जाएगा ये। तो ये होगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये जो आई अपॉन आर स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से एस हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये सिग्मा आ जाएगा हमारे, यहाँ से सिग्मा इधर लेंगे और अंदर क्या बचेगा, डेल्टा एल, ये सिग्मा डेल एल बचेगा। और यहाँ पर जो सिग्मा डेल एल है, सिग्मा डेल एल का मतलब सभी जो अल्पांश है अगर हम उनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इस कुंडली की परिधि हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको, जगह जो है थोड़ा कम है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि डेल्टा सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या होगा, 2 पाई आर, यानी परिधि है ये, इसकी कुंडली की परिधि हो जाएगी। अब सिग्मा डेल एल डेल्टा एल की जगह हम क्या रख देंगे, 2 पाई आर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ से जो मान है जब हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू इस सिग्मा डेल एल की डेल्टा एल की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई आर। तो इस प्रकार यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आएगा ये आएगा बी बराबर म्यू जीरो, यहाँ से 2 बचेगा, म्यू जीरो अपॉन 2 और आई अपॉन आर, ये हमारा किसी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा।
तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर जो है आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक और पॉइंट जो है आप यहाँ पर लिख लीजिए कि मान लीजिए अगर कुंडली में n फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों तब क्या होगा। तो जब कुंडली में n फेरे होंगे तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर म्यू 0/2 और n इंटू आई अपॉन आर। n से बस हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, डेरिवेशन नंबर 2 पर, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सब इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, वो है एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पेयर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करो। और ये जो क्वेश्चन है ये 2014, 15, 19, 20, 22, 23 और 23 में ये 2 बार पूछा गया है। 24 जो है यानी 23 में 2 बार पूछे जाने का मतलब है ये 2 जिलों में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए और इस पर आप डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं इस क्वेश्चन की जो भाषा है और जो इसका चित्र है पहले मैं बना लेता हूँ, ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका भी टाइम बच जाए। तो चलिए पहले देखते हैं एम्पेयर के परिपथीय नियम को। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, और जो ये रेखीय समाकलन का चिन्ह है, और वी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन v इंटू डी एल वैक्टर, दोनों पर यहाँ पर वेक्टर है, बराबर म्यू नॉट आई। ये एम्पेयर का परिपथीय नियम है। अब यहाँ पर ये हमने एक धारावाही चालक लिया है और इससे r मीटर की दूरी पर जो है एक बिंदु P है और इसके चारों ओर ये एक धारावाही चालक तार है जिसको हमने वृत्ताकार रूप में लिया है इसके चारों ओर। और इसमें जो धारा बह रही है इस चालक में, ये धारा बह रही है आई, धारा आई प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर ये धारा की दिशा दिखाई गई है कि उस डायरेक्शन में जो है धारा बह रही है। और जो यहाँ पर जो बिंदु P है इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये ऊपर की ओर है, ये बी वेक्टर है। और डी एल वेक्टर भी, यानी जो हमारा डी एल वेक्टर है इसकी भी दिशा ऊपर की ही ओर है, यानी ये दोनों क्या है, ऊपर की ओर, ऊपर की डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है। तो इस प्रकार जो चुंबकीय बिंदु P पर हमें इस चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस एम्पेयर के नियम के माध्यम से। तो चलिए इसकी जो डेफिनेशन है आप स्वयं लिख लेंगे, जो मैं बता चुका हूँ कि माना एक सीधा धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और हमने एक जो है वृत्ताकार तार इसके चारों ओर लिया है और इसी की परिधि पर ये बिंदु P स्थित है। तो चलिए अब आगे हम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एम्पेयर के नियम से, यानी पहले लिखेंगे हम कि v इंटू डी एल दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में है। यहाँ से लिखेंगे v वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, v और या v तथा करके लिख लेंगे, v तथा डी एल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा जो होगा बनने वाला कोण होगा कितना होगा, 0 डिग्री। इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बनेगा 0 डिग्री का। तो यहाँ से एम्पेयर के नियम से, अब हम एम्पेयर के नियम से यहाँ पे लिखेंगे एम्पेयर के नियम से, एम्पेयर के नियम से क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा v इंटू डी एल। एम्पेयर का नियम क्या है,
रैखिक समाकलन v वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। ये एम्पेयर का परिपथीय नियम है। अब जहाँ यहाँ लिख देंगे, जहाँ आई वृत्त द्वारा घिरी धारा है, आई क्या है, वृत्त द्वारा घिरी धारा है। चूंकि वी वेक्टर और डी एल वेक्टर क्या है, एक ही दिशा में है। चूंकि वी वेक्टर और डी एल वेक्टर एक ही दिशा में है, तो जो ये आई है क्या है, वृत्त द्वारा घिरी धारा है, और इसमें बी और डी एल वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी वेक्टर रेखीय समाकलन वी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर रेखीय समाकलन वी, यहाँ से वेक्टर हटाएंगे तो डी एल, और यहाँ से जो घटक आएगा इन दोनों का, जब हम सदिश हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। और थीटा का मान हम यहाँ से कितना रखेंगे, 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा का मान हो जाएगा 0। बी डी एल कोस 0 हो जाएगा। और इसको आगे को हम करेंगे तो बी डी, यहाँ से हम करेंगे बी रेखीय समाकलन, यानी इसी हम आगे को हल कर रहे हैं। तो बी डी एल, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो यानी बी डी एल बचेगा। परंतु जो डी एल है, डी एल क्या होगा, समाकलन डी एल, यहाँ से बी को जो है हम बाहर निकालेंगे। पहले चलिए बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो इसको एक लाइन और हम आगे को बढ़ा देते हैं। रेखीय समाकलन, यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र बी जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ से समाकलन होगा डी एल का। जब हम समाकलन करेंगे डी एल का, जो अल्पांश है, इसमें हमने एक अल्पांश लिया है, उस अल्पांश का जब हम समाकलन करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, पूरी परिधि निकल आएगी इस वृत्त की। जो यहाँ पर अल्पांश लिया है हमने बिंदु पी पर, किसी अल्पांश पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो जब हम अल्पांश को लेंगे, सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो ये वृत्त की परिधि बन जाएगी। परंतु यहाँ पे लिख देंगे समाकलन डी एल बराबर क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर, इस वृत्त की परिधि होगी। तो चलिए, और ये अब यहाँ से हम ये जो डी एल है इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 पाई आर। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर, ये किसके बराबर आएगा, म्यू नोट आई चल रहा है, म्यू नोट आई के बराबर ही है। तो यहाँ से लिख देंगे म्यू नोट आई बराबर बी इंटू, इसकी जगह क्या रखेंगे, डी एल, डी एल की जगह क्या रख देंगे, 2 पाई आर। और यहाँ से हम अब इस 2 पाई आर को इधर भेज देंगे, और बी को हम एक तरफ कर लेंगे। तो बी जो आपको जो है ये दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो यहाँ पर हमने ये क्या करा है, डी एल की जगह क्या रख दिया, ये म्यू नोट आई के बराबर है, क्योंकि ये परिपथीय नियम है, यानी बी इंटू डी एल किसके बराबर है, म्यू नोट आई के। तो ये म्यू नोट आई बराबर बी इंटू 2 पाई आर, ये इसी का सोल्यूशन होकर आया। तो हमने म्यू नोट आई बराबर बी इंटू, यहाँ पर रखा है बी इंटू डी एल की जगह क्या रख दिया, परिधि का मान, परिधि ये सब का योग है, तो 2 पाई आर रख दिया। और यहाँ से बी हम यहीं रहने देंगे, ये 2 पाई आर इस म्यू नोट आई के कहाँ चला जाएगा, बटे में, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। और यही हमारा क्या है, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण है, या फिर व्यंजक है। तो इस प्रकार जो हमारा ये आज का दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हमने सोल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हमारा अब जो है आज का इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो के बाद में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जो जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका वीडियो मैं जल्द ही आपके
लिए लेकर आऊँगा, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और यदि आपने किसी भी चैप्टर से संबंधित कोई वीडियो नहीं देखी तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर अपने चैनल पर फिजिक्स का सॉल्यूशन और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सेवर्ट नियम का व्यंजक प्राप्त करो। तो बायो-सेवर्ट के नियम का, और ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में 2 जगह पूछा गया, 2 जिलों के पेपर में, और 18, 23, 24 में ये 2 जगह पूछा गया। तो ये क्वेश्चन वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो पहले हम इसके लिए एक जो डायग्राम है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक ये चालक लिया है, धारावाही चालक, और इससे इसमें जो धारा बह रही है, इसमें धारा बह रही है आई, धारा आई प्रवाहित हो रही है इससे आर मीटर की दूरी पर। अब यहाँ पे हम इसका एक अल्पांश ले लेते हैं, इस चालक का एक अल्पांश ले लिया हमने, और इस अल्पांश की लंबाई हम मान लेते हैं कि डेल्टा एल है। ये अल्पांश क्या है? डेल्टा एल है। इससे यहाँ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। यहाँ पर हमने एक बिंदु पी मान लिया, ये दूरी है आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, और इसके बीच जो कोण बना हुआ है, यानी इस बिंदु पी के बीच जो इस चालक खंड से जो बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा की दूरी आर है, तथा इस चालक खंड के बीच में जो बना कोण है ये हम मान लेते हैं क्या है? थीटा है। तो इस बिंदु पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी या तीव्रता का व्यंजक होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं इसकी भाषा को पहले। तो बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके अपने प्रयोग से यह बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश, यहाँ पर हमने जो अल्पांश लिया है डेल्टा एल, अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का किसी बिंदु पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो उसका मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो ये इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होगा ये निम्न बातों पर निर्भर करेगा। पहला, सबसे पहले पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? ये नंबर 1, जो ये डेल्टा बी होगा ये अनुक्रमानुपाती होगा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई के। दूसरा पॉइंट, जो चुंबकीय क्षेत्र बी होगा ये डेल्टा बी, ये अनुक्रमानुपाती होगा चालक खंड की लंबाई के या फिर अल्पांश की लंबाई के, यानी डेल्टा एल के। तीसरा पॉइंट, तीसरा किस बात पर निर्भर करेगा? जो ये बिंदु पी की दूरी है, जो अल्पांश से बिंदु पी तक की दूरी है आर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और ये जो हमारा कोण है थीटा, इस थीटा के जो जिया होगी साइन, उसके अनुक्रमानुपाती होगा। यानी चौथा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा किसके? जो थीटा की जिया है साइन, उसके अनुक्रमानुपाती होगा। अब हम इन चारों नियमों को अगर हम मिलाएं, चारों नियमों को मिलाने पर यहाँ से लिखेंगे चारों नियमों को मिलाने पर क्या होगा? बी अनुक्रमानुपाती होगा आई डेल एल बी, और किसके भाई? सॉरी, आई डेल एल साइन थीटा, और अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से ये आर स्क्वायर बटे में, तो आर स्क्वायर बटे में ही रहेगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस अनुक्रमानुपाती, और ये डेल्टा बी है, तो ये अल्पांश के एक अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई। अब यहाँ से ये डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन
थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ म्यू 0 अपॉन 4 पाई एक नियतांक है, तथा जो म्यू नोट है ये निर्वात की चुंबकशीलता है, जहाँ म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो चलिए, इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था और जो हमारा आज का ये वीडियो था, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करो। ये 2014, 17, 18, 19, 20 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह तैयार कर लें। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, ये आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।